turning in the one widening gyre and the falcon cannot hear the falconer. तो आप समझ गए होंगे कि मैं आज किस पोएम की बात कर रही हूँ। तो आज आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम जो है, जो सारे एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, वो है द सेकेंड कमिंग। एंड W.B. ईस्ट की एक और पोएम है जो आपकी UP LT ग्रेड में मेंशन है, वो भी मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ, जो कि है बाइजेंटियम। बाइजेंटियम में आपकी जो सेलिंग टू बाइजेंटियम में आपकी जो W.B. ईस्ट हैं वो रियल वर्ड और आइडियल वर्ड की बात करते हैं। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आज का सेशन आपने मिस कर दिया तो हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम के नंबर्स भी कम हो जाएं, क्योंकि सेकेंड कमिंग इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो या मेंस का एग्ज़ाम हो। तो आप लोग अच्छे से क्लास को एंजॉय करिएगा, सेशन को, और जिसे भी ये क्लास अच्छी लगेगी और नेक्स्ट क्लास चाहते होंगे वो कमेंट में ज़रूर पिन करेंगे UP LT ग्रेड मेंस। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्रिटिकली एनालाइज द सेकेंड कमिंग एज अ पोएम ऑफ क्राइसिस एंड प्रोफेटिक विजन। तो जो आपका ये है द सेकेंड कमिंग, इसे यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरीके से इसे क्राइसिस और प्रॉफिटिक विज़न के रूप में यहाँ पे एनालाइज करना है, उसे आपको इसमें राइट करना है। तो आपका जो सेकेंड कमिंग है वो ही आपका एक जो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल पोएम है कि इसमें बात की जाती है कि किस तरीके से क्या चीज़ों की क्राइसिस हो चुकी है और भविष्य में आने वाली क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं। तो ये आपका लॉन्ग आंसर है, इससे आप लॉन्ग और शॉर्ट दोनों लिख सकते हैं। इससे रिलेटेड थीम पे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो थीम में भी आप यही क्वेश्चन आंसर राइट करेंगे कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ। ठीक है गाइस, तो देखते हैं अपने आंसर को। द सेकेंड कमिंग, जो सेकेंड कमिंग है हमारा पोएम का टाइटल, हम उसी से स्टार्ट करेंगे। बाय W.B. ईस्ट इज़ अ सिंबॉलिक एंड प्रॉफिटिक पोएम। तो ये क्या है? W.B. ईस्ट का एक सिंबॉलिक पोएम है और प्रॉफिटिक पोएम है और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पोएम माना जाता है और ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। रिफ्लेक्टिंग द क्राइसिस ऑफ द मॉडर्न वर्ड आफ्टर वर्ल्ड वॉर। तो जो आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद जो मॉडर्न वर्ल्ड स्टार्ट हुआ, उसमें क्या क्या चीज़ें क्राइसिस देखने को मिलती हैं वो यहाँ पे आपको एनालाइज करना है। ये प्रेजेंट करता है विजन ऑफ क्योस। क्योस ये आपका क्या है? की पॉइंट है, इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। क्योस, डिसऑर्डर एंड कोलैप्स ऑफ वैल्यूज़, कि इस टाइम तक आते आते क्या हो गई, वैल्यूज़ कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई, भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ गई और सारी चीज़ें किस में हो गई? डिसऑर्डर में हो गई। द इमेज ऑफ द फैल्कॉन लूजिंग contact with the falconer highlights the loss of control and authority in the society। तो यहाँ जो फैल्कॉन की बात की गई है ये क्या है? एक आपका एक तरीके से यहाँ पे बाइबलिकल रेफरेंस देता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। तो W.B. ईट्स बता रहे हैं यहाँ पे कि जो फैल्कॉन है वो जैसे अपना डायरेक्शन भूल गया है। तो यहाँ पे जो फैल्कॉन है उसको हम इमेजिनरी के रूप में देखते हैं। वो एक सिंबल है। किस चीज़ का सिंबल है? कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था उसके बाद चीज़ें बहुत ज़्यादा क्योस हो गई, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई, तो लोग क्या हो गए? लॉस ऑफ कंट्रोल एंड अथॉरिटी इन द सोसाइटी। तो जो अथॉरिटी और सोसाइटी के बीच की चीज़ें थी वो उन्होंने क्या की? खो दी एक तरीके से। ठीक है, वो कहीं ना कहीं उससे क्या हो गए? अलग हो गए, भटक गए। ठीक है, अब क्या हो गया? अब जो व्यक्ति हो गए, इन लोग हो गए, वो किसी भी सोसाइटी या किसी भी अथॉरिटी के कंट्रोल से बाहर हो गए और वैल्यूज़ वगैरह कम हो गई। तो देखिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, इसका ज़रूर आप लोग यूज करिएगा एग्जाम में, जैसे क्योस, ऑर्डर, कोलैप्स ऑफ वैल्यूज़, अथॉरिटी इन द सोसाइटी। द लाइन थिंग्स फॉल अपार्ट, इसमें जो एक लाइन है थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंट्रल कैन नॉट होल्ड, मतलब ये पूरी लाइन है, क्लियरली शोज द ब्रेक डाउन ऑफ द मोरल ऑर्डर। ये बताती है कि किस तरीके से सारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई थी उस टाइम पे और जो मोरल ऑर्डर थे, लोग एक दूसरे का मतलब बातों को मान नहीं रहे थे, अथॉरिटी को मान नहीं रहे थे। तो इस तरीके से धीरे धीरे वैल्यूज़ और मॉरलिटी क्या हो रही थी? ख़त्म हो गई थी।
तो यही पे क्या चल रहा था, मतलब यहाँ पे दिखाया गया है ना कि पोएम ऑफ क्राइसिस एंड प्रॉफिटिक विजन, तो यही यही यहाँ पे क्राइसिस एक तरीके से देखने को मिलता है। द पोएम इज बेस्ड ऑन ईस्ट आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल साइकिल जायर थ्योरी, मतलब कि ये जो डब्ल्यू बी ईस्ट हैं ये दिखाते हैं आपको कि इनका जो हिस्टोरिकल आइडियाज़ था जायर का, वो यहाँ पे वो दिखाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं कि वेयर ईच इंडिविजुअल सिविलाइजेशन मूव्स टूवर्ड्स डिसिप्लिन, जहाँ पे क्या होता है कि जो सारी सिविलाइजेशन होती है वो डिसिप्लिन की तरफ बढ़ती है। इंस्टेड ऑफ होप द पोएट प्रेजेंट अ टेरिफाइंग विजन ऑफ अ रफ बिस्ट सिम्बलाइजिंग अ न्यू एरा ऑफ वायलेंस एंड डिस्ट्रक्शंस। इसके अलावा इसके बावजूद भी जो क्या है आपके डब्ल्यू बी ईस्ट दिखाते हैं कि किस तरीके से बहुत सारी चीज़ें टेरिफाइड विजन में वो प्रेजेंट करते हैं कि रफ बीस्ट क्या हो, जो इसमें रफ बीस्ट का यूज किया गया है वो क्या सिंबलाइज कर रही है, वायलेंस और डिस्ट्रक्शन को सिंबलाइज कर रहा है ये वर्ड। जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड है आपकी इस पोएम में वही आपको यहाँ यूज करके लिखना है। The use of image like blood, diamond tide reflects brutality and moral decay। इसमें जो वर्ड यूज हुआ है ब्लड डायमंड टाइड, वो यहाँ पे क्या दिखाता है, वो आपको ब्रुटैलिटी और मोरल डिके को दिखाता है कि कैसे मोरालिटी ख़त्म हो गई और ब्रुटैलिटी मतलब कठोरता कट्टरतापन ये सब बढ़ती गई। इन कंक्लूजन द पोएम इज़ पावरफुल क्रिटिक्स ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ये जो है मॉडर्न सिविलाइजेशन पे एक पावरफुल क्रिटिक किया गया है, मतलब जो डब्ल्यू बी ईस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, जो मॉडर्नाइजेशन है वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद उसको बहुत बुरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है यहाँ पे। एंड अ वार्निंग अबाउट द फ्यूचर, और उन्होंने वार्निंग किया है फ्यूचर के लिए। इट शोज दैट हिस्ट्री मूव्स इन साइकिल्स ऑफ डिस्ट्रक्शंस एंड रिन्यूअल। यहाँ पे दिखाते हैं कि जो हिस्ट्री है वो साइकिल की तरफ घूमती है और आगे डिस्ट्रक्शन एंड रिन्यूअल देखने को मिलेगा, मेकिंग इट यूनिवर्सली रिलेवेंट। और यही क्या है, चीज़ें चलती रहती हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि जो चीज़ें हम करेंगे वो चीज़ें आएंगी। तो अभी जो चल रहा है अभी इससे भी ज़्यादा बहुत वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, चीज़ें ख़त्म होती गई और फ्यूचर इससे भी ज़्यादा ख़राब होता जाएगा। तो इस पोएम में इसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया गया है कि कैसे वर्ल्ड वार के बाद बहुत सारी चीज़ें ख़त्म हो गई और फ्यूचर को उन्होंने प्रिडिक्ट किया है कि कैसे आगे आने वाले में एक बीस्ट आएगा जिससे मतलब जो चीज़ों को तबाह करेगा और आगे चीज़ें क्या होती जाएंगी, ख़राब होती जाएंगी। तो इस तरीके से आप इस पोएम को यहाँ पे राइट करेंगे। अगर थीम यहाँ पे बताया जाए तो थीम भी आपकी क्या है, यहाँ पे दिखाया गया है कि वैल्यू का कैसे डिक्लाइनेशन होता है उस थीम को, और कैसे आगे फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया गया है उस थीम को आपको यहाँ पे दिखाना है। तो कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ आप इस आंसर को राइट करेंगे। आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Critically analyze Sailing to Byzantium as a poem of spiritual quest and artistic immortality। अब आप सोचिए कि जैसे आपकी एज हो गई है, मतलब आपकी नहीं, यहाँ पे जो डब्ल्यू बी ईस्ट है वो अपनी बात कर रहे हैं कि एक एज के बाद क्या होता है, बहुत लोग उनसे दूर होते चले जाते हैं। वो जो मतलब कि ये जो मॉडर्न इंडिया है, मतलब मॉडर्न टाइम है, उसमें जो ओल्ड लोग हैं उनकी अब कोई वैल्यू नहीं रह गई। धीरे धीरे वो क्या हो रहे हैं, पीछे छूटते जा रहे हैं। यहाँ पे वो यही दिखाना चाह रहे हैं कि कैसे एक आइडियल वर्ड और रियल वर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा इम्परफेक्ट है। तो यहाँ क्वेश्चन आपका है क्रिटिकली एनालाइज, यहाँ भी उन्होंने क्रिटिसाइज किया है सेलिंग टू बाइजेंटियम एज अ पोएम ऑफ स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड आर्टिस्टिक इमॉर्टलिटी। तो जो आर्टिस्टिक इमॉर्टलिटी बढ़ती जा रही है उसी पे उन्होंने अपना एक स्पिरिचुअल क्वेस्ट दिखाया है कि कैसे दोनों में हम दोनों को कैसे इस पोएम के जरिए देखते हैं और क्रिटिसाइज करते हैं। तो हम देखेंगे सेलिंग टू बाइजेंटियम बाई डब्ल्यू बी ईस्ट एक्सप्लोर्स द थीम ऑफ स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड आर्टिस्टिक इमॉर्टलिटी। इसमें क्या होता है, सेलिंग टू बाइजेंटियम में डब्ल्यू बी ईस्ट एक्सप्लोर करते हैं स्पिरिचुअल क्वेस्ट एंड आर्टिस्टिक इमॉर्टलिटी को। द पोएम कॉन्ट्रास्ट टेम्पररी फिजिकल वर्ड विथ द सेंट्रल इटर्नल वर्ड ऑफ आर्ट।
ये यहाँ पे दिखाया गया है, तुलना की गई है कि जो आपका टेम्परेरी फिजिकल वर्ड है और जो व्यक्ति का एक अपना वर्ड होता है, इटर्नल वर्ड है, आर्ट है, उसी को यहाँ पे कंपैरिजन किया गया है। द पोएम फील्स द पोएट फील्स एलाइटेड इन अ यूथ सेंटर्ड वर्ड। जो जो पोएट हैं, आज का टाइम क्या है, बहुत ज़्यादा यूथ सेंटर्ड है, मतलब यंग लोगों का टाइम है एक तरीके से, ठीक है। तो उसमें जो पोएट है वो खुद क्या कर रहे हैं, एलाइटनिक फील कर रहे हैं, मतलब खुद को बहुत ज़्यादा अलग तरीके से फील कर रहे हैं। एक्सप्रेस्ड इन द लाइन दैट इज़ नो, वो लाइन में एक्सप्रेस भी करते हैं कि दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, कि कोई भी ऐसी कंट्री नहीं है जो ओल्ड मैन के लिए हो। क्योंकि हम हर जगह देखते हैं कि यंग लोगों की ज़्यादा पूछ होती है, लोग आज मिल रहे हैं, जुड़ रहे हैं, लेकिन बूढ़े लोगों से लोग मिलना नहीं चाहते। वो ये कहना चाहते हैं बेसिकली कि लोग नेचर से दूर होते जा रहे हैं, अपनों से दूर होते जा रहे हैं, और फिर क्या हो रहा है कि लोग दिखावे की दुनिया की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। इस पोयम में उन्होंने यही दिखाया है। अब वो कहते हैं कि ये हाईलाइट करता है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन यूथ एंड ओल्ड एज। अब यहाँ पे दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है। द पोएट डिजायर टू स्केप टू बाइजेंटियम विच सिम्बोलाइज इटर्नल आर्ट, ब्यूटी एंड विजडम। यहाँ पे वो जो बाइजेंटियम की बात करते हैं, यहाँ पे वो बाइजेंटियम को एज अ सिंबल मानते हैं इटर्नल आर्ट, ब्यूटी और विजडम का। दिस जर्नी इज स्पिरिचुअल, रिप्रेजेंटिंग द सोल डिज़ायर टू ट्रांसेंड द बॉडी। अब वो दिखाते हैं यहाँ पे अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को, और एक सोल डिज़ायर मतलब उनकी क्या इच्छा है वो इसमें दिखाते हैं कि उनकी जो बॉडी है वो किस तरीके से ट्रांसेंड होती है। द गोल्डन बर्ड, यहाँ पे गोल्डन बर्ड को भी दिखाया गया है। यहाँ पे जो WB ईस्ट है वो रियलिटी को ये मानते हैं कि रियलिटी ऐसी होनी चाहिए कि जिसमें नेचर की वैल्यू हो, आर्ट की वैल्यू हो, और जो ओल्ड लोग हैं उनकी भी वैल्यू यहाँ पे हो। इस तरीके से वो मानते हैं। फिर हम देखेंगे ये जो पोयम है एक तरीके से इसमें कुछ फिलोसफिकल टोन भी देखने को हमें मिलता है, ठीक है। ये पोयम जो है एक तरीके से जो प्लेटो हैं उनके आइडिया पे भी, ये प्लेटो जो हैं उनके आइडियलिस्टिक चीज़ों पे भी कंसर्न करती है, मतलब रिफ्लेक्ट करती है उनकी चीज़ों को भी, क्योंकि वो भी आर्ट और नेचर पे वो करते थे, और ये भी यहाँ पे आर्ट और नेचर की बात करते हैं, ठीक है। तो आपका देखिए ये जो गोल्डन बर्ड की बात हुई है यहाँ पे, वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इटर्नल आर्ट, ब्यूटी, विजडम, ये सारे जो कीवर्ड हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन्हीं कीवर्ड्स को लेके अपने आंसर को राइट करिएगा। फिर हम देखेंगे सिम्बोलाइज आर्टिस्टिक इमॉर्टली। अब जो गोल्डन बर्ड है उसको आर्टिस्टिक इमॉर्टैलिटी का सिंबल माना गया है। एज इट इज़ फ्री फ्रॉम डिके एंड कैन एग्जिस्ट फॉर एवर। वो क्या कह रहे हैं कि ये मतलब फ्री है और ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करती है, हमेशा के लिए कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब कंक्लूजन क्या है? इन कंक्लूजन द पोएम एम्फेसाइजेज द वाइल्ड नेचर इन इज टेम्पररी। दिखा रहे हैं कि जो नेचर है वो टेम्पररी है, आर्ट इज परमानेंट। इस्ट सजेस्ट that true immortality is achieved through artistic creation and intellect rather than the physical body। वो कहते हैं कि जो ट्रू इमॉर्टलिटी है वो हम कैसे अचीव कर सकते हैं, तो आर्टिस्टिक क्रिएशन एंड इंटेलेक्ट रेदर देन द फिजिकल बॉडी से हम उसको, मतलब फिजिकल बॉडी को उन्होंने एक तरीके से बहुत ज़्यादा कम वैल्यू दिया है, और इन्होंने आर्ट, इंटेलेक्ट इस पे ज़्यादा वैल्यू दिया है। तो यहाँ पे जो गोल्डन बर्ड की बात हुई है, इसके माध्यम से WB ईस्ट बताना चाह रहे हैं कि वो एक गोल्डन बर्ड की तरफ बनना चाहते हैं जो कभी मरता नहीं है, वो कहीं रुकता नहीं है, वो हर जगह मतलब कि जा सकता है, आ सकता है, उसकी वैल्यू है। वैसे ही वो खुद को बनाना चाह रहे हैं कि मेरी भी वैल्यू हो। जो हम ओल्ड हो गए हैं तो हमारी वैल्यू नहीं रह गई है, लेकिन हमारे अंदर की जो क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर का जो नेचर है, उसे हमें देखना चाहिए, जो आज के टाइम में लोग नहीं देख रहे हैं।
तो मेन उन्होंने स्पिरिचुअलिटी की बात की है, नेचर की बात की है, और उन्होंने बात की है इंटेलेक्ट की बात की है। तो इन चीज़ों पे क्या दिया है, उन्होंने जोर दिया है। तो इस तरीके से ये दोनों पोयम एज अ थीम, एज अ सेंट्रल थीम, एज क्या इसमें जो है दोनों इमॉर्टलिटी आर्टिस्टिक और उसको एनालाइज करने के लिए आ जाए, आप इसी आंसर को राइट कर सकते हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन के साथ। ठीक है गाइज, तो देखिए अगर आप लोग नेक्स्ट क्लासेस चाहते हैं जिस टॉपिक पे, आप लोग वो टॉपिक कमेंट में ज़रूर कमेंट करिए कि हाँ मैम आप इस टॉपिक पे पहले क्लास दीजिए, तो मैं ज़रूर उस टॉपिक पे पहले क्लास आप लोगों के लिए ले आऊँगी। बाकी तो मैं आप लोगों की एग्ज़ाम तक सारा सिलेबस कंप्लीट करा दूँगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो ऐसे ही सेशन के लिए, पावरफुल सेशन के लिए, आप लोग वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सिलेक्शन ले सके एग्ज़ाम में। ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।